मिष्ठान फूड ने 20% का फिर से लोअर सर्किट लगा दिया। क्या ये मामला बड़ा गहरा है? तो हमें आपको समझना, पक्षपात बिल्कुल भी शेयर बाजार के अंदर नहीं है। अगर कोई मल्टीबैगर शेयर बनेगा या बन चुका है तो किसी ने किसी को रोका नहीं था खरीदने के लिए। क्या समझे? इसका मतलब ये है कि ये बाजार बहुत अच्छा है, पर यहाँ पर भी संभल कर परखना है। बात बताओ, आज जितने भी मल्टीबैगर शेयर हैं, या कुछ कंपनियां प्रॉब्लम में हैं, या कुछ कंपनियां डीलिस्ट हो गई है, या कुछ कंपनियों के अंदर बैन है। ये समझ के मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हम मार्केट में नहीं थे। अगर हमारी समझ होती अभी भी, अगर हम शेयरों को पहचान सकते हैं तो भैया वो मल्टीबैगर बनेंगे। इसलिए हमें बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग आपको, यूट्यूबर हो गए, काफ़ी लोग आपको कहेंगे इस कंपनी ने इतना रिटर्न दे दिया, साल में ये कंपनी इतना रिटर्न दे रही है, 2 महीने में इतना दे दिया, 5। टेक्सटाइल का जो क्षेत्र होता है, कपड़ा उद्योग होता है, घरेलू बाजार के अंदर ये अपनी स्थितियों को सुधारना और निर्यात की, यानी कि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे, मिष्ठान फूड ने एक और 20% का लोअर सर्किट मार दिया, उसके बारे में कुछ चीज़ें समझेंगे। बात करेंगे टेक्सटाइल का जो क्षेत्र होता है, कपड़ा उद्योग होता है, घरेलू बाजार के अंदर ये अपनी स्थितियों को सुधारना और निर्यात की, यानी कि एक्सपोर्ट की स्थितियां अगर किसी भी क्षेत्र की चीज़ों के साथ अच्छी होगी तो वो सेक्टर सच में अच्छी होने की उम्मीद है। तो हम आज टेक्सटाइल के बारे में समझेंगे। इसके अंदर जितनी भी कंपनियां आती हैं सब वर्क तो कपड़ा उद्योग में ही कर रही हैं और अपनी स्थिति को अच्छा करने में लगी हैं। तो सारी की सारी स्थितियां आज हम समझेंगे। भारत के टेक्सटाइल की स्थितियां जो एक मंत्री जी हमें बता रहे हैं उसके द्वारा समझेंगे, और बात करेंगे ट्राइडेंट की, और ट्राइडेंट में क्यों इतनी तेज़ी है उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। इन सब की बातचीत करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बड़ा चढ़कर योगदान जो है हमारी यात्रा में करे जा रहे हैं। जैसे अभी हमने कल की अपनी यात्रा हरिद्वार की थी, अब आगे की यात्रा हमारी शायद मथुरा की होने वाली है। तो जो भी लोग ज्वाइन बटन करते जा रहे हैं 29, 89 या 59, ये एक अच्छे कार्य के लिए, आपके जो भी चीज़ है आपकी वो अच्छे कार्य के लिए जाएगी। और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं जहाँ से कुछ चीज़ें हमारी अच्छी हो जाए ना, आध्यात्मिक तौर पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो भी ज्वाइन करता है वो इस चीज़ के लिए ज्वाइन नहीं करेगा कि मैं यहाँ से आपको कुछ शेयर के बारे में अलग से कुछ चीज़ें बताऊँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। वो तो हमारे एक प्रसाद की और हमारा जो भी चीज़ें होती हैं यात्रा के दौरान उसमें यूज होती है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग आपको, यूट्यूबर हो गए, काफ़ी लोग आपको कहेंगे इस कंपनी ने इतना रिटर्न दे दिया, साल में ये कंपनी इतना रिटर्न दे रही है, 2 महीने में इतना दे दिया, 5 दिन में इतना दे दिया, 2 महीने में, ऐसे करके आपको रिटर्न के बारे में काफ़ी लोग समझाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि रिटर्न का फ़ायदा तब होता है या तो शेयर हमारे पास हो या हमने उससे प्रॉफिट लिया हो। जब वो शेयर हमारे पास नहीं होते, बस एक अनुमान लग जाता है उससे कि हाँ कंपनी अच्छी खासी, अगर शेयर होते तो वो रिटर्न मिल जाता। तो रिटर्न मिलने के और ना मिलने के भी 2 कारण होते हैं। अगर मिल गया तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, और अगर नहीं मिल रहा है तो उन स्थितियों को भी समझना है आपको कि ज़रूरी नहीं कि आपका शेयर खरीदते ही वो आपको रिटर्न देगा। अच्छा, इसी से जुड़ती हुई एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, रिटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसलिए गुमराह नहीं हो ना आपको। रिटर्न का मकसद तब होता है जब हमारे पे शेयर हो या आपकी कोई प्लानिंग हो, आप कितने दिन तक के रुक सकते हो। छोटी सी बात, एक चीज़ और समझाऊंगा आपको, बहुत गहरी बात है, इसको आप समझना। मैं ऐसे ऐसे अध्ययन करता रहता हूँ ताकि ये अपनी कॉपी में हम ऐड करते जाएँ। सबसे पहले एक बात बताओ, आज जितने भी मल्टीबैगर शेयर हैं, या कुछ कंपनियां प्रॉब्लम में हैं, या कुछ कंपनियां डीलिस्ट हो गई है, या कुछ कंपनियों के अंदर बैन है। ये समझ के मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आज जितनी भी कंपनियां मल्टीबैगर बन गई है या बनने जा रही है, या उस राह पे है, या उसके बारे में किसी को पता नहीं है, या कोई कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डीलिस्ट हो गई है, तो दोनों अवस्थाओं में
कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी ये नहीं कहती कि आओ हमारे में इन्वेस्टमेंट करो, मैं मल्टीबैगर शेयर बन जाऊंगी, मैं मल्टीबैगर कंपनी बन जाऊंगी। कोई नहीं कहने का। या कोई मल्टीबैगर कंपनी है, अगर वो नीचे आ गई तो तब भी वो नहीं कहेगा कि आप खरीदो या बेचो। तो दोनों स्थितियों में हमें कोई नहीं रोक रहा है खरीदने और बेचने से। यानी कि अगर कोई शेयर मल्टीबैगर बना है तो अगर हमारी समझ होती, उस वक्त तो चलो, उस वक्त तो हम मार्केट में नहीं थे, अगर हमारी समझ होती अभी भी, अगर हम शेयरों को पहचान सकते हैं तो भैया वो मल्टीबैगर बनेंगे। इसलिए हमें उसके अंदर खरीदने बेचने से कोई नहीं रोक रहा है। और आज हमारी अगर समझ वैसी हुई कि हम बेकार शेयरों के अंदर घुस रहे हैं, तो अगर वो डीलिस्ट हुई तो तब भी किसी ने ये नहीं कहा था कि आओ खरीदो। तो दोनों स्थितियों में आपको समझना, पक्षपात बिल्कुल भी शेयर बाजार के अंदर नहीं है। अगर कोई मल्टीबैगर शेयर बनेगा या बन चुका है तो किसी ने किसी को रोका नहीं था खरीदने के लिए। क्या समझे? इसका मतलब ये है कि ये बाजार बहुत अच्छा है, पर यहाँ पर भी संभल कर परखना है। अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयरों के अंदर गिरावट है तो भैया रणनीतियाँ समझो किस उपलक्ष्य में वर्क कर रही है। बहुत सारी रणनीतियां मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, आज ये रणनीति भी समझ लो। कोई भी किसी को नहीं रोकता खरीदने के लिए, और कोई भी किसी को, अगर कंपनी बंद हो रही है, बेकार हो जाएगी बाद में, तो कोई नहीं कहता कि भैया आप बेच कर निकल जाओ, कंपनी बंद हो जाएगी। कोई नहीं कहनेगा। ये अपनी समझ है। आगे जाकर कुछ भी हो सकता है, आगे जाकर कुछ भी हो सकता है। कोई सी कंपनी रंग और कोई सी कंपनी राजा। बाजार के अंदर क्या, अगर आप आगे भी देखें कि हमारे फ्यूचर में कोई भी व्यक्ति गरीब और कोई भी व्यक्ति अमीर हो सकता है। रणनीतियों को समझो, कोई खरीदने बेचने के लिए नहीं कह रहा है। और अगर ये रणनीति आप समझ गए कि मल्टीबैगर शेयर भी यहीं से निकला है, बेकार शेयर भी यहीं से निकला है, और कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी आप खरीद सकते हो, तो यहाँ पर आपको बहुत संभल कर वर्क करना है। बहुत छोटी बात है, पर बहुत लोगों के दिल पे घुस जाएगी ये बात, इससे इस बात को समझेंगे। अच्छा, जितनी भी पहले हम एनालाइज कर चुके हैं अच्छे अच्छे शेयरों के अंदर, चाहे उसके अंदर आप जेके टायर समझ लें, या अलग अलग कंपनियां समझ लें, या JSW एनर्जी समझ लें, इरड़ा समझ लें, बीते दिनों हमने वर्क किया है उसके ऊपर, तो आज उनके उछाल या गिरावट से उनकी रणनीतियाँ अच्छी या बेकार नहीं हो सकती। मजबूती क्या चीज़ है कंपनी के अंदर जैसे टाटा पावर के अंदर मैंने उसकी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आपको बड़ी गहराई से विस्तार से समझाया था। वो कौन समझा? इरड़ा के बारे में बड़ी गहराई से समझाया था। अच्छा, मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अपने दूसरे चैनल पर आपको किसी भी कंपनी की एनालाइज उस तरीके से करूँ कि वो कंपनी क्या क्या काम करती है, क्या क्या उसकी न्यूज़ है, उस बेस पर सोच रहा हूँ एक एक वीडियो उसकी भी मैं डाला करूँगा। अब जब 1-2 दिन से मैं फ्री हो जाऊँगा, तो आज अच्छे अच्छे शेयर जो भाग रहे हैं या पहले गिर रहे थे, तो उनसे उनके वजूद ख़त्म नहीं होते। उस रणनीति को आपको समझकर चलना है। मिष्टान फूड ने 20% का फिर से लोअर सर्किट लगा दिया। क्या ये मामला बड़ा गहरा है? बिल्कुल पूरा गहरा है। बाजार के अंदर जो भी प्रॉब्लम कोई भी कंपनी कर रही है या उस पर हो रही है, या कोई भी धोखाधड़ी कर रहा है, उस पर नज़र कौन रखता है? सेबी रखता है। और सेबी की जांच के द्वारा अगर किसी भी कंपनी के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, कुप्रबंधन, अंदर की रणनीतियाँ, संदिग्ध लेन देन जो 100 करोड़ का आपको दिखाया गया है, या फिर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को बेचकर, एकमात्र जो इसके प्रमोटर थे जो उन्होंने 50 करोड़ रुपए जिस तरीके से पाए उनको बेचकर शेयरों को, वहाँ से ऐसा प्रतीत जो सेबी को हुआ कि कहीं ना कहीं रिटेलर इसके अंदर फंसता हुआ नज़र आ रहा है। या फिर CMD प्रमोटर या फिर 5 संस्थानों को जो अगले आदेश तक बैन किया गया है बाजार से, वो इस रणनीति को दर्शा रहा है कि ये इस तरीके की ट्रेडिंग में भी शामिल थे, यहाँ पर शेयरों के अंदर उतार चढ़ाव वाली चीज़ें थी, या फिर वित्तीय जो भी चीज़ें थी उसे अलग तरीके से चीज़ों के साथ दिखाना, ये एक धोखाधड़ी की स्थितियों के साथ आता है। तो इतने बड़े बड़े शब्द जब कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं और वो सेबी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, तो लाजमी कुछ लोगों को समझना चाहिए कि अगर अंदरूनी चीज़ कुछ ख़राब है तो वो तब आएगी जब कोई हमें बताएगा या सेबी बताएगी। आज किसी भी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है और अंदरूनी तौर पर वो कुछ और कर रहा है, तो उसका भांडाफोड़ तो हम तो कर ही नहीं सकते। कौन करता है? वो सेबी करता है। तो सेबी के द्वारा अगर अचानक से ये न्यूज़ हमारे सामने आई तो ये निगेटिव न्यूज़ है।
और ये देखने को अभी तक नहीं मिला है मुझे, शायद मैं 2 दिन से बाहर था, शायद ये न्यूज़ भी आ गई होगी, क्योंकि मुझे देखने को अभी ये नहीं मिला है कि मिष्ठान फूड के अंदर से कोई आवाज़ आई हो। तो अब लोग कह रहे हैं सर ये क्या स्थिति पैदा हो गई, ये स्थिति सेबी के द्वारा पैदा हुई है और वो तब हुई है जब कंपनी ने धोखाधड़ी की स्थितियों के द्वारा काम किया है। और अगर कंपनी अपने को अच्छा करेगी तो कोई स्टेटमेंट तो जाहिर करेगी या कुछ अलग, ये तो वो मामला हुआ ही नहीं है कि अब कंपनी काम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो थोड़ा सोच विचार कर वर्क करना है, इसलिए किसी की भी टिप्स में काम ना करो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी आपको अलग दिलचस्पी से टारगेट बता रहा है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको टारगेट स्टॉप लॉस बता रहा है, ये ट्रेड लाइन बता रहा है, वो बता रहा है, ये RSI बता रहा है, ये इन चीज़ों को अगर आप समझने के उद्देश्य से कर रहे हो तो सीखो, पर इसे दिखा के कोई आपको क्या खरीदो तो भैया बिल्कुल भी ना खरीदो ना बेचो किसी के कहने पर। इसलिए समय के अनुसार चलना शुरू कर दो। तो आज अगर कोई मल्टीबैगर शेयर फ्यूचर में बनना हो तो आज उसके कार्य देखे जाएंगे। तो कोई नहीं रोकता किसी को खरीदने और बेचने से। अब BCG में इतने लोग फंसे हुए हैं, तो किसी ने कहा था कि आओ खरीदो इस शेयर को, कंपनी ने कहा जी खरीद लो बहुत अच्छे हैं हम, या फिर मिष्ठान फूड ने कहा होगा। तो यहाँ कोई जब फंस जाता है तो तब भी कोई नहीं कह सकता कि भाई खरीदो, या निकल भी सकते हो उस वक्त जब सही था, या कोई अभी मल्टीबैगर, मैं बहुत गहराई वाली बात कर रहा हूँ, पर किसी शेयर के ऊपर नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये भैया शेयर खरीदने हैं। मैं तो रणनीति आपको बता रहा हूँ, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। कोई भी देश का व्यापार उद्योग तब मजबूत होगा वो घरेलू सेल्स के साथ साथ जो चीज़ वो निर्यात करता है उसके अंदर भी कुछ पंख लग जाए, अच्छाई चीज़ें हो जाए। तो जितना देश के अंदर निर्यात किसी भी सेक्टर के अंदर होगा वो सेक्टर जो है लाजमी आगे जाकर बढ़ोतरी करेगा ही करेगा। टेक्सटाइल का एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी सालों से कुछ उज्ज्वलता की ओर नहीं रहा है भारत के अंदर, लेकिन भारत ने काफ़ी प्लानिंग कर रखी है देश के अंदर कपड़ा उद्योग को अच्छा करने के लिए। बीते महीनों जब आपको पता ही है कि यहाँ टेक्सटाइल का एक कपड़ा मेला भी हुआ था, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों ने शिरकत की थी और बाहर से इन्वेस्टर जो चीज़ आती हैं तो भारत की योजना के द्वारा जो भी कपड़े में चीज़ें हो रही हैं वहाँ उनकी बातचीत हुई होगी, पर वो हमारे सामने नहीं आएगी ना। तो कब आएगी? वो सालों बाद आएगी जब कंपनी उस चीज़ में कर्म करेगी। पर फिर भी देश के अंदर जो भी न्यूज़ हमारे सामने निकल कर आती है उससे अनुमान की स्थितियाँ हमारे सामने पैदा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उद्योग जब डेवलप होगा, जब घरेलू सेल्स के साथ साथ निर्यात वाली चीज़ जो है ज़्यादा बेस्ट होगी। और दूसरा आपको देखने को मिला कि बांग्लादेश के अंदर जो तख्ता पलट हुए हैं वहाँ पर कपड़ा उद्योग की जो थोड़ी सी खामियां नज़र आ रही है। दूसरा पाकिस्तान के अंदर भी कुछ चीज़ें आपको कपड़ा चीज़ों के अनुसार देखने को कम मिली है। तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जो है भारत उठा सकता है और कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारे मंत्री जी हैं वो भी उठाने की चीज़ों के साथ होंगे। तो बड़ी गहराई से टेक्सटाइल की चीज़ों को आज समझना। हमारे देश का कपड़ा मौजूदा बाजार कितने का है पता है आपको? 176 अरब डॉलर का है मौजूदा, और मंत्री जी कह रहे हैं इसको जल्दी ही 300 अरब डॉलर तक का हम कर लेंगे। सोचने वाली बात यह है कि हमारे कपड़ा मंत्री कौन है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। और गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कपड़ा उद्योग जो है नई ऊंचाई छुएगा। ये न्यूज़ कोई बताएगा नहीं आपको। जब मंत्री जी देश के मौजूदा 176 अरब डॉलर के बाजार को, कपड़ा बाजार को 300 अरब डॉलर की स्थितियों के साथ देख रहे हैं, और वो ऐसे नहीं देख रहे हैं, उनके पास डाटा होता है, उनके पास वो चीज़ें होती हैं जो हमारे पास बाद में आती हैं, क्योंकि वो तो मंत्री हैं। वो सारा देखेंगे भैया निर्यात कितना हो रहा है, घरेलू बिजनेस कितना है, वो सारी चीज़ देखते हैं। पिछले साल की तुलना में अक्टूबर के माह में जो इसी साल के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, निर्यात में, कपड़ा निर्यात में 11% की वृद्धि हुई है। और कपड़ा परिधानों में, मतलब जो कपड़ा बन के सिलाई करके जो कपड़ा बन के जाता है, जैसे शर्ट होगी कुछ भी चीज़ें होगी, तो वो 35% की वृद्धि हुई है। किसमें? निर्यात में। तो निर्यात क्या है? देश के अंदर बढ़ने की स्थितियों के साथ है। अगर 11% की वृद्धि कपड़ा में हुई है तो ये हमारा हुआ है 1833.55 मिलियन डॉलर का हुआ है, करीब 11.56% बढ़कर। इस समय अक्टूबर माह के दौरान
35.06% बढ़कर, जो परिधान होते हैं ना बनाए हुए कपड़े, वो भी 35.06% बढ़कर $1227.44 मिलियन तक का निर्यात हुआ है। ये हमारे देश के केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी ने ये डाटा हमारे सामने दिया है। यहाँ मुख्य तौर पर क्या आ रहा है भैया, कपड़े में तो 11% और परिधानों में 35% करीब की जब वृद्धि इस बार देखी जा रही, तो निरंतर आगे जाकर ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो गिरिराज सिंह जी ने सीधे सीधे निर्यात की व्याख्यान जो हमारे सामने परसेंटेज के अनुसार की है, यहाँ पर एक अलग रणनीति दिख रही है कि कपड़ा उद्योग के अंदर जितनी भी कंपनी देश के अंदर वर्क कर रही है, तो वो एक निर्यात वाली चीज़ें दिख रही है। और अगर आप ये चीज़ें समझें कि ट्राइडेंट जो है मौजूदा तौर पर अभी 122 देशों में निर्यात करता है अपने परिधान और अपने टेक्सटाइल की कुछ भी चीज़ें। कितने देशों में? 122 देशों में करता है। तो सबसे ज़्यादा निर्यात की स्थितियां अगर हमें समझनी है तो ट्राइडेंट से भी समझें, क्योंकि वो 122 में अपने द्वारा जो भी कपड़े में वर्क करता है 122 देशों में निर्यात करता है। देश के साथ साथ 122 बहुत ज़्यादा बैठती है ये। तो जब हम बारीकी से कुछ चीज़ों का अध्ययन करेंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे कि निर्यात आयात इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या ये उद्योग के अंदर चीज़ें प्रॉफिट वाली दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, ये तो अपनी सोच पर डिपेंड रहता है। पर उस न्यूज़ को तो हम समझें जो हमारे सामने है। कुछ लोग ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं बताएंगे, कुछ लोग बताएंगे ये खरीद लो, 4 रुपये भाग गया, 2 रुपये भाग गया, 3 रुपये, ये आपको समझाएंगे भाई ये तो आप खुद भी देख लोगे, 4 रुपये भाग गया, 5 रुपये, ये तो आपको खुद ही दिख रहा है। पर मंत्री जी क्या कह रहे हैं वो चीज़ें आपको समझ के चलनी पड़ेगी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, भारत का कपड़ा उद्योग या परिधान उद्योग जो है विस्तार के कगार पर है। ये बहुत बड़ी बात होती है। भारत का कपड़ा उद्योग विस्तार के कगार पर है, यानी कि विस्तार करता जा रहा है, बढ़ोतरी करता जा रहा है। और तथा केंद्र सरकार की प्रोत्साहन योजना यानी कि इन्वेस्टमेंट इंडिया के द्वारा जो डाटा हमारे सामने आ रहे हैं वो ये स्थितियां दिखा रहे हैं। वित्त वर्ष 2026 तक करीब $65 बिलियन तक का कपड़ा निर्यात होने का अनुमान है। $65 बिलियन तक का। तो ये जो कगार हमारा विस्तार करता जा रहा है ना कपड़ा उद्योग, तो कुछ लोगों को लगेगा कि भैया आज 2-4 रुपए की तेज़ी आ गई इसलिए वीडियो बन रही है। 3 दिन पहले अगर आप मेरी आलोक इंडस्ट्री की वीडियो देखें, 3-4 दिन पहले की, वहाँ पर मैंने आपको अलग अलग स्टाइल से चीज़ें जो बताई हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर कपड़ा उद्योग की स्थितियाँ, तो वो तेज़ी से पहले बताई हैं। मेरा कोई भी मकसद इस वजह से वीडियो बनाने का नहीं है कि कोई शेयर भाग गया मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ या कोई शेयर गिर गया मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरा वो माध्यम ही नहीं है। मैं तो आपको निर्यात की चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। और इसी से जुड़ता हुआ अगर आप देखें तो 122 देशों से ज़्यादा आपको ट्राइडेंट निर्यात करता हुआ देखने को मिलेगा। देश मजबूत कब होगा? मैं तो शुरू में बता रहा हूँ ना, जब देश के अंदर घरेलू चीज़ों को पूरी आपूर्ति के साथ करा जाएगा और फिर जो है निर्यात की चीज़ें भी देखी जाएगी। जब निर्यात करते हैं तो बाहर का पैसा इंडिया के पास आता है। जब हम कुछ बेचेंगे तो जो कमाई होगी वो बाहर से आ रही है ना भैया हमारे, अगर हम निर्यात करेंगे तो उन इसलिए तो कह रहा हूँ भैया ये चैनल अलग है। कोई इसको समझना ही नहीं चाहता है, कुछ लोग नहीं समझते, बस बाकी तो समझ ही रहे हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको, एक निगेटिव न्यूज़ है, ये आपको समझना पड़ेगा। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, एक न्यूज़ के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि कपड़ा उद्योग के अंदर कुछ चीज़ों के द्वारा कपड़ा और परिधानों के अंदर करीब GST की जो परिवर्तन करने की चीज़ें, बढ़ोतरी करने की चीज़ें जो है, प्रस्ताव की जो चीज़ें हैं, उससे कपड़ा उद्योग जो है नाराज सा देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस प्रस्ताव के अनुसार अगर 1500 से ज़्यादा का कपड़ा होगा तो उसके अंदर 12% से बढ़ाकर 18% तक GST जो है की जाने का प्रस्ताव है, जो ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये एक निगेटिव न्यूज़ है, दूसरा समझना। या फिर 10,000 रुपये से ज़्यादा के कपड़े पर करीब 28% तक के GST लगाने वाली नीतियों की न्यूज़ निकल कर आ रही है। ये थोड़ा सा निगेटिव असर डाल रही है, तो इस न्यूज़ को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा अब बात करते हैं ट्राइडेंट की। अभी मैंने आपको केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी की चीज़ों के अनुसार निर्यात की चीज़ें और भारत के अंदर जो मौजूदा 176 अरब डॉलर का बाजार है उसको बढ़ाकर 300 अरब डॉलर की करने की नीतियाँ और वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा नेतृत्व के
अनुसार ही ऊंचाई छूने का उन्हें अनुमान है और भारत के अंदर कपड़ा उद्योग जो है विस्तार के कगार पर है। ये एक बड़ी चीज़ों के अनुसार वर्ल्डिंग है, इस वर्ल्डिंग को भी आपको पकड़ना चाहिए। दूसरा, अगर हम ट्राइडेंट की बात करें, ट्राइडेंट ने अगर हाई देखें तो 52 रुपये 90 पैसे का हाई लगा दिया था, 31 रुपये 10 पैसे का कंपनी ने लो लगा दिया था। दूसरा, अगर हम सितंबर 2023 की कंपनी की सेल्स देखें तो 1798 करोड़ की सेल्स थी, 90 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। कंपनी की सेल्स भैया 1-2 करोड़ की नहीं है, 300-400 करोड़ की नहीं है, 1798 करोड़ की सेल्स थी सितंबर 2023 में। सितंबर 2024 में कंपनी हल्की सी अपनी सेल्स को कम किया और 1713 करोड़ की सेल्स कर दी और करीब 83 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। तो कंपनी की सेल्स जो है बेस्ट है और निर्यात में कंपनी ज़्यादा स्थितियों के साथ अच्छी लग रही है। इनकी ब्रांड एम्बेसडर अगर हम देखें तो वो करीना कपूर जी हैं, ये आप सभी को पता है। कंपनी के विचार ये भी था कि भारत के अंदर भी अपनी स्थिति को अच्छा मजबूत करने के लिए ये अपनी विस्तार योजना भी अच्छी तरीके से करते हुए नजर आएंगे, ये भी कंपनी के द्वारा बताया गया था। दूसरा, अगर आप ये भी समझें कि भैया कपड़े के साथ साथ ये पेपर में भी वर्क करती है, केमिकल में भी वर्क करती है कंपनी, तो वो भी आपके सामने एक लाजमी इससे जुड़ा हुआ वर्क है। और पेपर का वर्क तो आपको पता ही है, आप कहीं भी फोटो स्टेट करने जाओगे तो आपको इनके ट्राइडेंट के पेपर जरूर देखने को मिलेंगे। रिजर्व अगर हम कंपनी के अंदर देखें 3776 करोड़ का रिजर्व है, उधार कंपनी के अंदर करीब 1614 करोड़ का है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर प्रमोटर है काफ़ी अच्छे हैं, जो 73.19% के प्रमोटर हैं। एफआईज अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी बढ़ाई है, जो 2.73% हो गए हैं। डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया, 0.07% हो गए हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर से कम हुई है, जो करीब 22.76% की इसके अंदर पब्लिक है। अच्छा, अब एक और अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है ट्राइडेंट के अंदर, आप ये चीज़ समझना। ट्राइडेंट जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय उद्योग के अनुसार जो उन्होंने वहाँ चीज़ें बोली हैं कि वो 3000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की स्थितियों के साथ आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के कपड़ा उद्योग में अपने 3000 करोड़ रुपए ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। शायद ये इस बात की तेज़ी आज हो सकती है। दूसरा, अगर ये 3000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे इनके मौजूदा जो कर्मचारी हैं, फिलहाल 12000 कर्मचारी मौजूदा हैं और इनकी संख्या जो है 15000 कर्मचारियों की हो जाएंगी। अधिकतर 50% जो है आरक्षित है, सीट जो है महिला की होगी, जो रोजगार आगे के लिए निकलेंगे इनके इसके अंदर। तो 12000 मौजूदा इनके कर्मचारी हैं और जब ये 3000 करोड़ रुपए इस तरीके के इन्वेस्टमेंट करने की चीज़ों का मध्य प्रदेश के अंदर कपड़ा उद्योग में लगाएंगे तो ये 15000 इनके कर्मचारी होने की उम्मीद है, जिससे रोजगार की स्थिति भी बढ़ेगी। दूसरा, अगर आप एक चीज़ और समझे, इससे पहले भी इन्होंने मध्य प्रदेश में करीब 5000 करोड़ रुपए निवेश कर चुके हैं। तो कंपनी 3000 करोड़ रुपए कपड़ा उद्योग के अंदर अपनी विस्तार योजना के अनुसार करने की स्थितियों के साथ है। विस्तार का जब नाम आता है तो कंपनी अपने को बढ़ा रही है, उस चीज़ को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, आज जिसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बनाई है, ये कोई खरीदने बेचने की नीतियों के साथ नहीं बनाई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी की जो भी उन्होंने हमें रणनीति बताई है वो मैंने आपको बताई है। मिष्ठान फूड में अगर 20% का अगर लोअर सर्किट लगा है, ये भी आपको पता है। अगर 3000 करोड़ रुपए वाली न्यूज़ निकल कर आई है, ये भी आपको पता है। तो इसलिए हर एक न्यूज़ आपको पता है, पर थोड़ा सा अगर आप मुझे सुनते हैं तो यहाँ मुझे भी अच्छा लगता है और शायद आपको भी अच्छा लगता ही होगा। तो आज की नीतियाँ आपको सिर्फ समझने पे लगानी है। इससे पहले भी कई वीडियो आपके लिए अच्छी गई हैं, उनको भी आपको समझने पर ही लगानी है। तो किसी को खरीदने बेचने की चीज़ें मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।